स्टडी ब्लेड में आपका स्वागत किया जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जो हमारा इस वीडियो की खास बात है तो हम इस टॉपिक वाइज इसमें ऑब्जेक्टिव देखेंगे, यानी एक टॉपिक उठाएंगे और उस टॉपिक से जितने भी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनका हम हल देखेंगे और उनका डिस्कशन भी देखेंगे, चारों ऑप्शन में सही कौन है और गलत क्यों है। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और उसमें का एक टॉपिक हम लिए हैं रासायनिक समीकरण, और इसके हम 14 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। और जब आप टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव हल कर लीजिएगा तो आप कहीं से भी प्रश्न आए, बोर्ड एग्ज़ाम में हो या टेस्ट हो, चाहे कोई भी हो, आप अच्छे से परीक्षा दे सकते हैं। और ऐसे ही टॉपिक वाइज सभी सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्टिव अपने चैनल पर लाएंगे। आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर होता है। ऑप्शन ए संतुलित रासायनिक समीकरण में, बी कंकाली रासायनिक समीकरण में, सी ए और बी दोनों उत्तर सही है, डी सभी। इसको हम देखेंगे इस इक्वेशन से। संतुलित रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक समीकरण में कुल भार बराबर हो, तो जैसे यहाँ पे ले लेते हैं हम H2 + O2 और हमारा बन रहा है 2H2O। तो अब वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, तो इधर देखिएगा H2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 2 4 है और ऑक्सीजन 2 है, तो इसके आगे हम 2 लगा देंगे तो टोटल हाइड्रोजन हमारा हो गया 4, ऑक्सीजन हो गया 2, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 4 और ऑक्सीजन हो गया 2। तो दोनों तरफ के जब परमाणु बराबर होते हैं तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब जब दोनों तरफ बराबर नहीं होता है उसे कंकाली रासायनिक समीकरण या असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में कौन उपयुक्त नहीं है। यानी कि रासायनिक समीकरण को उपयुक्त बनाना है, यानी कि अधिक जानकारी प्राप्त करना है, तो इनमें से कौन विधि जो है उपयुक्त नहीं है। ए भौतिक अवस्था का निरूपण, तो ये तो ऑप्शन सही है, क्योंकि भौतिक अवस्था का निरूपण में बी है ऊष्मा को दर्शाना, सी है अवक्षेप को दर्शाना, सी सूत्रों को मातृभाषा में लिखना। तो आपका ये देखिएगा भौतिक अवस्था का निरूपण, ये तो सही है, भौतिक अवस्था दर्शाया जाता है। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हम रिएक्टेंट H2 लिए हैं तो G लिख दिए, तो ये भौतिक अवस्था यानी कि गैस है। हमारा MgO बन रहा है तो MgO यानी कि सॉलिड होता है, तो इसके लिए S लिख दिए, तो ये तो हमारा सही है, यानी कि दर्शाते हैं। ऊष्मा को दर्शाते हैं, ऊष्मा भी जब निकलेगा तो हम लिखेंगे कि हमारे रिएक्शन में ऊष्मा बदल रहा है। अवक्षेप को दर्शाना, रासायनिक समीकरण में PPT जब बनता है, अवक्षेप बनता है, तो उसको भी दर्शाते हैं। सूत्रों को मातृभाषा में लिखना, तो सूत्रों को हम मातृभाषा में नहीं लिखते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, और ऊपर वाले सभी सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्न में कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है। यानी कि जो भी रासायनिक समीकरण होती है उससे क्या प्राप्त नहीं होता है। तो ऑप्शन ए देखेंगे प्रतिक्रिया के रंग, बी प्रतिफलों के मोलों का कुल अनुपात, अभिकारकों के सूत्र, अभिकारकों में उपस्थित परमाणु। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि Mg बन मिलकर O2 से बना रहा है MgO बना रहा है, यहाँ 2 और यहाँ 2, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रतिक्रिया के रंग। तो जब रासायनिक समीकरण होता है तो हम समीकरण के द्वारा इसमें हम कलर नहीं बता सकते हैं कि इस रिएक्टेंट का O2 का Mg का क्या कलर है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रतिफलों के मोलों का अनुपात, तो यहाँ पे तो देखिए Mg यहाँ 2 मोल है, ऑक्सीजन 1 मोल है, और यहाँ पे MgO 2 मोल है, तो मोल हमको प्राप्त होता है। अभिकारकों के सूत्र, तो अभिकारक जो Mg है, अभिकारक लिए O2 लिए, इनका सूत्र भी प्राप्त हो रहा है। अभिकारकों के सूत्र होता है, अनुपात होता है अभिकारकों में उपस्थित परमाणु, यानी ये जो रिएक्टेंट Mg है O2 है, तो इनके परमाणु भी हमको जानकारी प्राप्त होता है रासायनिक समीकरण से, लेकिन उसका कलर प्राप्त नहीं होता है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ऐसे ही
ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है तो क्या कहलाता है। यानी कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद यानी कि रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं हो, यानी कि इधर और इधर के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं हो, तो उसे कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो पहला है संतुलित, ये होगा नहीं। दूसरा है असंतुलित। तीसरा है पूर्ण समीकरण, डी अपूर्ण समीकरण। तो दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है तो उसे असंतुलित कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है कंकाली। तो इसे कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। 4 नंबर हो गया। देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है। बोल रहा है कि इसमें कौन समीकरण संतुलित है, यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर के परमाणु संख्या बराबर है। संतुलित पूछ रहा है तो हम देखेंगे इधर हाइड्रोजन कितना है हमारा, 2 है। इधर हाइड्रोजन 1 है, तो ये संतुलित नहीं है। इधर देखेंगे हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, और इधर हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, ये संतुलित है। आगे देखेंगे इसमें हाइड्रोजन 4 है, इसमें हाइड्रोजन 2 है, तो ये असंतुलित है। इसमें हाइड्रोजन 4 है, इधर हम हाइड्रोजन 1 है, ये भी असंतुलित है। इसका राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है, यानी दोनों तरफ का परमाणु बराबर नहीं है। तो पहला देखते हैं Fe और Fe 1 है, इधर Cl2 है, इधर Cl3 है, तो यही असंतुलित नहीं। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं, यहाँ 2Fe है, इधर भी 2Fe है, यहाँ Cl6 है, यहाँ भी ये संतुलित है, ये नहीं होगा ऑप्शन। यहाँ 2Pb है, तो यहाँ भी 2Pb है। N2 है, तो इधर भी N2 है, इधर ऑक्सीजन 2 3 6 है, तो इधर भी ऑक्सीजन 2 दूनी के 4 4 2 6 6 2 8, ये संतुलित नहीं है। इधर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 2 है, तो इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो ये भी असंतुलित। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यही एक रासायनिक समीकरण संतुलित है। अब नेक्स्ट देखेंगे 2Mg प्लस O2 मिलकर बनता है 2MgO। यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि यहाँ 2Mg है, इधर भी 2Mg है, ऑक्सीजन 2 गो है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, यानी कि इधर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर है। तो यह समीकरण कैसी है, तो यह समीकरण संतुलित है। तो हमारा ऑप्शन ए दिया है कंकाली रासायनिक समीकरण, ये तो होगा नहीं, कंकाली नहीं है, यह संतुलित रासायनिक समीकरण, तो ये राइट ऑप्शन है, यानी कि इसका बी सही होगा। सी नंबर है उष्माशोषी, ये नहीं होगा। डी है उष्माक्षेपी, तो हमारा राइट ऑप्शन केवल बी होगा। नेक्स्ट रासायनिक समीकरण Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2 को संतुलित करने पर जल के में अणुओं की संख्या होगी। तो पहले हम इसको संतुलित करते हैं, तो इसको हम संतुलित करेंगे तो हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण मिलेगा। यहाँ पे देखिए Fe कई बार है, 3 को है, तो इसके आगे हम 3 लगा दिए, तो Fe कितना हो गया, 3 हो गया। हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है और इधर ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ भी 4 लगा दिए हम, तो हमारा यहाँ पे 4 हो गया। और यहाँ भी देखिए, यहाँ 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ भी हम 4 लगा दिए। तो अब देखते हैं कि इसमें जल के कितने अणु हैं। Fe3 ये भी संतुलित है, यहाँ भी Fe3 सही है। यहाँ ऑक्सीजन 4 है और इधर भी ऑक्सीजन 4 सही है। यहाँ हाइड्रोजन 4 दूना 8 है, इधर भी हाइड्रोजन 4 दूना 8 है, तो यही ना हमारा जल का अणु है, तो 4 है, यानी जल के अणु हमारा 4 है, तो जल के अणु वो की संख्या 4 है, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न हम देखते हैं, किस रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध में किन परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसका देखेंगे, बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के किन परिवर्तन, यानी कि जब Mg है और O2 से रिएक्शन करेगा तो बनेगा MgO। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है, Mg और O2 छोटे छोटे अणु यानी कि छोटे छोटे परमाणुओं में टूट जाते हैं, ठीक।
और टूट करके आपस में पहले टूटते हैं फिर जुड़ते हैं, तब जा करके MgO बनता है। तो पहले तो ये टूट रहे हैं, सही है, आपस में टूट कर जुड़ेंगे, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा A और B दोनों। तो नाउ का राइट ऑप्शन हो जाएगा C। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। 10 नंबर, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का है। तो रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप ऑप्शन A, B सांकेतिक निरूपण है, C पूर्ण रूप है, D इनमें से कोई नहीं है। तो 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा A संक्षिप्त रूप। क्यों? जब हम पूरा बोलें कि कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो इसी को हम संक्षिप्त में लिख सकते हैं C+O2 मिलकर बनाता है CO2। तो हम जो जितना वर्ड इक्वेशन यानी शब्दों में बोल रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन से मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, उसको हम संकेत यानी संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं, जिससे देखने में भी अच्छा रहेगा और हमारा कागज पेपर भी और पेन का भी बचत होगा। तो इसका संक्षिप्त रूप थे, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 10 का A। नेक्स्ट देखते हैं, द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन A द्रव्यमान का नाश नहीं होता है, ऑप्शन B द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है, ऑप्शन C उत्पाद तत्वों के में कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के तुल्य होता है, इनमें से सभी। तो हम द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार जानते हैं, जो एंटोनी लेवोजिए ने दिए थे, कि दुनिया में किसी भी पदार्थ का किसी भी अभिक्रिया में उसके द्रव्यमान में नाश नहीं होता है, द्रव्यमान का निर्माण भी नहीं होगा, और उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के बराबर होता है। यानी जितना आप सामान लीजिएगा कोई सामान बनाने के लिए, तो जितना आप पहले लिए थे 2 kg लिए थे, तो बनकर भी 2 kg बन निकलेगा। यानी कि ना हम किसी पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं और न ही विनाश, जितना प्रकृति में है उतना रहता है, बस हम उसके रूप और आकार को चेंज कर देते हैं। जैसे जल है, जल को गर्म करेंगे तो जल को गर्म करेंगे ज़्यादा तो वाष्प बनेगा, तो जल लिक्विड से गैस में बन गया, लेकिन 2 kg जल लिए हैं तो 2 kg वाष्प भी बना है, बस हम उसका अवस्था चेंज कर सकते हैं, उसमें निर्माण नहीं कर सकते हैं। 2 kg से 3 kg आप वाष्प से जल नहीं बना सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा D इनमें से सभी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न हम, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? A उपचयन, B अपचयन, C संक्षारण, D इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम पढ़े हैं टॉपिक वाइज कि किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि कहलाता है उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण, यानी कि C+O2 इसमें हो गया CO2, इसमें O2 की कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो इसलिए इसको कहेंगे ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन। और जब हाइड्रोजन का वियोजन हो जाएगा तो उपचयन, तो ऑक्सीजन का वृद्धि होता है उपचयन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 12 का A, और हाइड्रोजन का योग कहलाता है अपचयन। तो 12 का राइट ऑप्शन A ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन कहलाता है। 12 का ये हो गया। आगे देखते हैं प्रश्न, ग्लूकोज के रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो ग्लूकोज का हम देखते हैं C2H5OH इथाइल अल्कोहल, C6H6O6, C6H12O6, C6H6 बेंजीन। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ये, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, जिसमें हाइड्रोजन के 12 परमाणु, कार्बन 6 होता है और ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन C होगा, C6H12O6। याद रखिएगा ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? A अभिकारक, B उत्पाद, C अभिकारक एवं उत्पाद दोनों इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक कहते हैं। जैसे आप कोई सामान बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, तो सब्जी से पहले प्याज, आलू, जितना भी नमक, तेल, लहसुन जितना भी लीजिएगा और उसके बाद बना दीजिएगा तो प्रोडक्ट बनेगा। तो बनाने से पहले जितना भी पदार्थ आप लेते हैं वो अभिकारक कहलाता है। निम्न में कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है? A रंग परिवर्तन, B गैस का निकलना, C अवक्षेप का बनना, D अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना। तो ऑप्शन वाइज इसको देखेंगे,
अभिक्रिया यानी कि कोई भी अभिक्रिया होता है तो नया पदार्थ बनता है तो उसमें रंग परिवर्तन होता है, तो ये लक्षण होता है, ये ऑप्शन गलत है। गैस निकलता है, कोई पदार्थ बनता है तो उसमें से गैस टेम्परेचर निकलेगा, अवक्षेप भी बनेगा। अभिकारकों के तापक्रम का स्थिर होना यानी कि पदार्थ का जो टेम्परेचर रहता है वो स्थिर नहीं रहता है, यानी कि उसके तापक्रम में चेंजिंग आता है। नेक्स्ट, Fe2O3 + 2Al रिएक्शन करता है तो Al2O3 + 2Fe बनता है। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? ए संयोजन, बी द्विविस्थापन, सी वियोजन, डी विस्थापन। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे Fe2O3 है, रिएक्शन कर रहा है Al से, तो एल्युमिनियम जो होता है Fe से अधिक क्रियाशील है, इसीलिए एल्युमिनियम क्या करेगा, O3 को अपने पास ले लेगा और Fe को अकेले छोड़ेगा, विस्थापित कर देगा। तो इसलिए ये अभिक्रिया जो है विस्थापन अभिक्रिया है। तो 16 का राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? ए संयोजन, बी अपघटन, सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, डी विघटन अभिक्रिया। तो प्राकृतिक गैस जब यानी कि प्राकृतिक गैस जब दहन करते हैं तो ऊष्मा निकलता है, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ए उपचयन, बी संयोजन, सी ऊष्माक्षेपी, डी ऊष्माशोषी। तो 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। श्वसन जो होता है उपचयन अभिक्रिया होता है, क्योंकि इस श्वसन में ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का योग होगा तो रासायनिक अभिक्रिया होगा और उस अभिक्रिया का नाम होगा उपचयन। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, कौन सी अभिक्रिया है? तो इसको देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस HCl रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl बना और प्लस जल बनता है H2O। तो ये क्षारक है और ये अम्ल, तो अम्ल क्षारक मिल करके लवण और जल बनाते हैं और ये अभिक्रिया कहलाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसका ऑप्शन ए संयोजन, बी उदासीनीकरण, सी विघटन, डी अवक्षेप। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, रासायनिक परिवर्तन वस्तुओं के गुण और अवस्था में वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप क्रिया के उलटने पर फलित वस्तु से आदि वस्तु प्राप्त की जाती है। ए होगी, बी नहीं होगी, सी होगी और नहीं भी हो सकती है, डी सभी उत्तर सत्य है। तो 20 का हम इसको समझते हैं। देखिए, रासायनिक परिवर्तन यानी कि कोई नया पदार्थ बन जाएगा और उस प्रक्रिया को कितना भी उल्टा कीजिएगा वो पुनः प्राप्त नहीं होता है, यानी कि जब फल पक जाएगा कांचा से तो वो पीला हो जाएगा, तो फिर वो पीला से कांचा नहीं हो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 20 का बी। नेक्स्ट, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए अवक्षेपर अभिक्रिया, बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, सी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, डी संयोजन अभिक्रिया। तो साग सब्जी जो होता है ना विघटित होता है, सड़ता गलता है तो खाद बनता है। तो सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जंतु जब साग सब्जी कूड़े कचरा को गलाते हैं तो उसमें से हीट निकलता है और हीट निकलता है यानी कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 21 का बी ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट, AgCl सूर्य के प्रकाश जब पड़ता है तो Ag और Cl2 बनता है। तो सूर्य के प्रकाश में यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? ए संयोजन अभिक्रिया, बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, सी अपघटन अभिक्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए AgCl जो है एक पदार्थ एक साथ है और इस पर सूर्य का प्रकाश अटैक किया है तो ये Ag और Cl2 में टूट गया है, यानी कि ये अपघटन अभिक्रिया है। नेक्स्ट, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहा जाता है? ए ऊष्माशोषी अभिक्रिया, बी वियोजन अभिक्रिया, सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो जिन अभिक्रियाओं में यहाँ बोल रहा है
यहाँ बोल रहा है जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित, यानी कोई पदार्थ अपने अंदर ऊर्जा लेगा, यानी अंदर अपने अंदर ऊष्मा को लेगा और टूट जाएगा, तो अंदर अपने स्टोर कर रहा है ऊष्मा को, यानी कि वो ऊष्मा शोषी हो जाएगा, अपने अंदर लेगा। तो राइट ऑप्शन 23 का ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यह है Fe और कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो Fe2SO4 और AQ बनता है। तो यहाँ देखिएगा Fe जो है बरियार है कॉपर से, तो इसीलिए कॉपर से SO4 छीन लिया, यानी ले लिया, और FeSO4 बना लिया, यानी कि ये रिएक्शन हुआ है ना, तो विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि Fe कॉपर को विस्थापित किया है और खुद अपना स्थान ले लिया है। तो पूछ रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है। ए संयोजन है, बी विस्थापन अभिक्रिया है, सी द्विविस्थापन है, डी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट Na2SO4 प्लस BaCl2 रिएक्शन करता है आपस में, तो BaSO4 और NaCl बनता है। इस अभिक्रिया में BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बनता है, अतः इस अभिक्रिया को कहते हैं ए अवक्षेपण अभिक्रिया, बी वियोजन अभिक्रिया, सी अपघटन अभिक्रिया, डी संयोजन अभिक्रिया। तो ये राइट क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा है। जो रिएक्शन करता है ना, तो BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बनता है, जो तली में बैठ जाता है, तो अवक्षेप बनता है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया होगा। तो राइट ऑप्शन 25 का ए। नेक्स्ट, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं ए वियोजन अभिक्रिया, बी संयोजन अभिक्रिया, सी द्विविस्थापन अभिक्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये बोल रहा है आयनों का आदान प्रदान, तो यानी मेरे पार्टनर को आप लीजिए और आपके पार्टनर को हम लेंगे, यानी कि इसमें सभी अभिकारक संतुष्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है आयनों के आदान प्रदान से। नेक्स्ट, निम्न में कौन अभिक्रिया के लक्षण है, यानी कौन ऐसे गुण है, क्वालिटी है जो अभिक्रिया में होते हैं। ए अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन होना, बी ताप का उत्सर्जन, सी प्रकाश का उत्सर्जन, डी इनमें से सभी। तो आप जानते हैं कि कोई भी अभिक्रिया होती है तो अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा, यानी पदार्थ छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ताप का उत्सर्जन, ताप भी निकलता है, प्रकाश भी निकलता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 27 का डी इनमें से सभी। नेक्स्ट, वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है कही जाती है ए अनुत्क्रमणीय, बी उत्क्रमणीय, सी विघटन, डी इनमें से कोई नहीं। तो डी इसका हम अब ऑप्शन देखते हैं, तो इसको हम इससे समझते हैं कि जो अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है वो कहलाती है, यानी कि यहाँ पे हम N2+H2 से बनाएंगे NH3 और इसी को रिवर्स करेंगे तो ये N2 और H2 बनेगा, यानी कि ये उत्क्रमणीय रिएक्शन है। उल्टा करने पर फिर वही पदार्थ आ जा रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में होती है उसे कहते हैं। तो सिंपल सी उपाय है, यानी वैसी अभिक्रिया जो एक ही दिशा में होगी, इसका रिवर्स नहीं हो सकता है, तो उसे कहते हैं अनु उत्क्रमणीय रिएक्शन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 29 का ए। नेक्स्ट, 2HI पराबैंगनी किरण पड़ता है तो H2 अलग होता है, I2 अलग हो जाता है। तो बोलता है ये अभिक्रिया क्या सूचित करती है, ए प्रकाशीय अपघटन को, बी वियोजन को, सी संयोजन को, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए HI एक साथ था, इस पे पराबैंगनी सूर्य का प्रकाश पड़ा तो H2 अलग हो गया, I2 अलग हो गया। तो ये क्या हो रही है, वियोजन हो रही है, और किसके सहारा से, प्रकाश के द्वारा टूट रही है, पराबैंगनी किरण के द्वारा। तो इसीलिए प्रकाशीय अपघटन को दर्शाता है। तो 30 का राइट ऑप्शन ए। वैसी अभिक्रियाओं जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है कहलाती है ए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, बी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, सी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो ये बोल रहा है कि वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण, यानी इस पे प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश का अवशोषण करेगा तो टूटेगा, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। 31 का राइट ऑप्शन ए हुआ। नेक्स्ट, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ए ऊष्मा क्षेपी, बी ऊष्मा शोषी, सी ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो श्वसन हम जब सांस लेते हैं तो ऊष्मा निकलता है, तो श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है। सांस लीजिएगा ऊष्मा निकलेगा तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा।
नेक्स्ट, चूना से दीवारों पर सफ़ेदी करने पर बिना बुझा चूना वायुमंडल CO2 से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है जो दीवार को चमकदार बनाता है। वह है ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सी कैल्शियम ऑक्साइड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम देखेंगे, दीवारों से चूना के दीवारों पर सफ़ेदी करने पर बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना यानी CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठोस पदार्थ बनाता है जो दीवार को चमकदार करता है। तो जो CaO यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलिएगा, H2O से रिएक्शन कराइएगा तो पदार्थ यानी कि वायुमंडल में CO2 जो रहता है उसे रिएक्शन करता है और बनाता है पदार्थ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। और 1-2 दिन के बाद से वो दीवार चमकने लगता है। तो 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ए विस्थापन अभिक्रिया, बी अवक्षेपण अभिक्रिया, सी संयोजन अभिक्रिया, डी वियोजन अभिक्रिया। तो हम देखते हैं इससे अवक्षेप का निर्माण होना अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। तो 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्न में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? H2Cl2 और बन रहा है HCl 2HCl और CaCO3 CaO प्लस CO2 NaOH HCl NaCl प्लस H2O AgNO3 HCl और AgCl और HNO3। तो हम जानते हैं किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है। और जो पदार्थ किसी पदार्थ को विद्युत ऋणात्मक देते हैं, प्रदान करते हैं या ग्रहण करते हैं, वहाँ भी अपचयन उपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती है। तो यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन क्लोरीन को हाइड्रोजन दे रहा है और क्लोरीन हाइड्रोजन को क्लोरीन दे रहा है, यानी यहाँ पे दोनों पदार्थ एक प्रकार से अपचयन भी हो रहा है उपचयन भी हो रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए 35 का ए। नेक्स्ट, Mg प्लस O2 MgO निर्माण होता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पे आप देखिए, Mg प्लस O2 दो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ बना रहे हैं, दो जिस्म एक जान हो जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया पूछ रहा है? ए वियोजन अभिक्रिया, बी उपचयन अभिक्रिया अपचयन उपचयन अभिक्रिया, सी विस्थापन अभिक्रिया, डी संयोजन अभिक्रिया। तो दो मिलकर के एक बन रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 36 का डी संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट, चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर CaO और CO2 में प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं। चूना पत्थर यानी CaCO3 को हीट कीजिएगा तो CaO बनता है और CO2 बनता है। तो एक पदार्थ को तोड़े हैं तो दो को मिला है तो अपघटन हुआ है। तो अब ऑप्शन देखते हैं इसका, ए द्विविस्थापन अभिक्रिया, बी संयोजन अभिक्रिया, सी वियोजन अभिक्रिया, डी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वियोजन अभिक्रिया, यानी कि टूट करके दो पदार्थ में बन गया है। इसका राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट, CaCO3 हीट करेंगे तो CaO और CO2 बनेगा। तो उपरोक्त में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये एक पदार्थ है, यहाँ पे देखिए CaCO3 एक पदार्थ है, इसको ऊष्मा दिए हैं तो एक यहाँ मिला है एक यहाँ मिला है, यानी कि इसका क्या हुआ है? अपघटन हो गया है, यानी वियोजन हो गया है। तो ऑप्शन ए विस्थापन अभिक्रिया, बी संयोजन अभिक्रिया, सी अपघटन अभिक्रिया, डी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये अपघटित हुआ है, यानी दो पदार्थ में टूट गया। तो इसका राइट ऑप्शन 38 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? ऊष्माक्षेपी, तो हम जानते हैं कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बनता है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तो अब आप देखिए किस रिएक्शन में ऊष्मा बन रहा है। C प्लस O2 CO2 प्लस ऊष्मा, यहाँ पे ऊष्मा बन रहा है, इसमें ऊष्मा नहीं बन रहा है, ये ऊष्मा अपने अंदर ले रहा है और ये भी अपने अंदर ऊष्मा ले रहा है। तो यहाँ पे देखिए CO2 प्लस ऊष्मा, इसमें ऊष्मा बन रहा है तो ये ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। तो 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है? ए लेड ऑक्साइड PbO सी कार्बन से रिएक्शन करता है तो Pb प्लस CO2 बनता है। तो इसमें शीशा अपचयित हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना क्या होता है? ऑक्सीजन का हटना अपचयन होता है। तो जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो अपचयित होता है। तो कार्बन लेड ऑक्साइड क्या होता है? अपचयित हो रहा है। और सी
प्लस O2 CO2 बना है। तो जिसमें ऑक्सीजन जुटता है उसका क्या होता है, उपचयन होता है। तो कार्बन यहाँ पे क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ऑप्शन ए सीसा अपचयित हो रहा है, बी कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तीसरा कार्बन उपचयित हो रहा है और लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो 40 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी इसका राइट ऑप्शन 2, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है और लेड ऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है, ये गलत है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 40 का बी, क्योंकि देखिए लेड ऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है, ये ऑक्सीजन का हटना, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हटेगा तो अपचयन होता है, यहाँ पे अपचयित हो रहा है, ठीक। और एक बोला कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है, इसमें तो ऑक्सीजन जुट रहा है, यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 40 का बी। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होता है, ए संयोजन और विघटन, बी ऑक्सीकरण और अवकरण, सी अवक्षेपण और विस्थापन, सी डी उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रिया। तो हम देखते हैं कि ऑक्सीकरण और अवकरण हमेशा साथ साथ होती है। हम पढ़े रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अवकरण के सम्मिलित रूप को रेडॉक्स कहते हैं। एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे का अवकरण, एक ऑक्सीकारक यानी उपचयित होगा तो एक अपचयित होगा। तो इसका 41 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है। तो हम सबसे पहले जान लें कि उत्क्रमणीय रिएक्शन वो होती है जो इस एक पदार्थ बन जाए और फिर उसको उल्टा करे तो फिर वही पदार्थ मिले। इस पदार्थ को रिएक्शन कराएंगे तो ये पदार्थ मिला है, और इसी पदार्थ के रिएक्शन को उल्टा कराएंगे तो पुनः मिल जाएगा, यानी यही उत्क्रमणीय है। तो यहाँ पे देखिए An2 + H2 यानी NH3 बना है, और ये क्या हुआ है, इधर से बन रहा है और इसी को रिएक्शन करेंगे उल्टा, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ए उत्क्रमणीय रिएक्शन है, इसके अलावा कोई भी छोड़िएगा, एक ही दिशा में हो रहा है तो ये सब नहीं होगा। और नेक्स्ट, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर दीजिए, निशान लगाइए। तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण एवं जल बनता है। तो यहाँ पे देखिए लौह चूर्ण यानी ये लोहा का चूर्ण है और इस पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड डाला जाता है। तो हम जानते हैं कि धातु पर जब भी एसिड डलता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है और लवण बनता है। तो हाइड्रोजन गैस बन रहा है और आयरन क्लोराइड बन रहा है, यानी कि 43 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह धुआं है। 44 का ऑप्शन ए ऑक्सीजन गैस का है, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है, सी नाइट्रोजन गैस का है, डी लेड ऑक्साइड है। PbO लेड नाइट्रेट को PbNO3 होगा, लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 को रिएक्शन कराइएगा टेम्परेचर दे करके तो ये बनता है PbO + NO2। ये क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट, प्रखनली में बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। प्रखनली को छूने पर ठंडा महसूस होता है, तो बतावे कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप ही बताइए, प्रखनली को छूने पर ठंडा महसूस होता है, यानी वो प्रखनली ठंडा हो गया होगा तभी न महसूस होता होगा, यानी प्रखनली में जो भी रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन में ऊष्मा को अवशोषित किया जा रहा है, ऊष्मा को अपने अंदर लिया जा रहा है और पात्र क्या होता है, ठंडा हो जा रहा है। तो ऊष्मा का अवशोषित कोई रिएक्शन में हो रहा है तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो छूने पर ठंडा महसूस होता है, तो बतावे किस प्रकार की अभिक्रिया है। ए ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, बी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, सी संयोजन अभिक्रिया, डी अपघटन अभिक्रिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। 45 का राइट ऑप्शन बी, क्योंकि छूने पर ठंडा महसूस तभी होगा जब ऊष्मा अपने अंदर शोषेगा, शोषित करेगा। तो इसका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि ए मैग्नीशियम रिबन की सतह रुखरी है, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है,
मैग्नीशियम रिबन को काफ़ी चमकीला बनाया जाता है, डी सभी उत्तर सही है। तो जो मैग्नीशियम होता है Mg होता है O2 से रिएक्शन करके MgO बन जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड के परत द्वारा जम जाता है, ढक जाता है, इसलिए नहीं जलता है। तो इसीलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड को परत हटाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाया जाता है। तो 46 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो 47 में आप इसका रिएक्शन बताइए। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट यानी नमक का घोल NaCl हुआ और इसमें सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 डाला जाता है, तो क्या बनता है? एक दही जैसा पदार्थ बनता है, यानी AgCl बनता है और NaNO3 बनता है। तो ये दही जैसा जो पदार्थ बनता है ये अवक्षेप बनता है। तो अवक्षेप बनता है तो हम देखते हैं इसका क्या दिया है ऑप्शन। विस्थापन अभिक्रिया, बी संयोजन अभिक्रिया, सी अवक्षेपण अभिक्रिया, डी उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी अवक्षेपण अभिक्रिया, क्योंकि अवक्षेप बना है। नेक्स्ट, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा है? ए श्वेत, बी काली, सी भूरा, डी पीला। तो यहाँ पे देखिए कॉपर चूर्ण को यानी कॉपर को CO2 में गर्म करेंगे तो Cu बनेगा कॉपर ऑक्साइड। इस कॉपर का रंग भूरा होता है और ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो इसका रंग काला हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ब्लैक। नेक्स्ट, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी हाइड्रोजन गैस, सी ऑक्सीजन गैस, डी कोई नहीं। तो वी नो डैट हम जानते हैं जस्ता का तनु पर यानी Zn पर H2SO4 डालेंगे, यानी ये धातु है, धातु पर अम्ल को डालिएगा तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो 49 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अम्लीय जल का विद्युत विच्छेदन के फलस्वरूप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड पर उल्टे प्रणाली में जमा होते हैं, इसके आयतनों में क्या संबंध है? ए हाइड्रोजन गैस का आयतन ऑक्सीजन गैस के आयतन का दुगुना है, बी हाइड्रोजन गैस का आयतन हाइड्रोजन गैस के आयतन के बराबर है, सी ऑक्सीजन गैस का आयतन हाइड्रोजन गैस के आयतन का दुगुना है, डी ऑक्सीजन गैस का आयतन हाइड्रोजन गैस के आयतन। तो कुछ नहीं, सबसे पहले हम रिएक्शन बनाते हैं। तो जो बोल रहा है अम्लीय जल का विद्युत विच्छेदन यानी कोई H2O है और इस पे इलेक्ट्रिसिटी हम डालते हैं, विद्युत विच्छेदन करते हैं तो हमारा बनता है H2 प्लस O2। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन 1 है और इधर 2 है, तो इसको बैलेंस करेंगे तो 2H2O हो गया, यानी ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2 हुआ। और यहाँ पे देखिए जो H2 है H2 2H2 है तो यहाँ भी 2 लगेगा। तो हमारा बैलेंस क्या हो गया? रिएक्शन बैलेंस है। तो इस रिएक्शन में हम देखेंगे कि क्या बोलता है, हाइड्रोजन गैस का आयतन ऑक्सीजन गैस के आयतन का दुगुना है, एकदम दुगुना है। देखिए हाइड्रोजन गैस 2 मोल है और ऑक्सीजन 1 मोल है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि H2 2H2 है और यहाँ 1H2 है, तो ये दुगुना है। तो नेक्स्ट, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कम क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, समान क्रियाशील है, सभी उत्तर संभव हैं। तो इसको हम देखते हैं। जिंक तथा लेड Zn होता है और जो Pb होता है कॉपर से हमेशा अधिक क्रियाशील होता है। तो 51 का राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक है भौतिक परिवर्तन, बी कोई परिवर्तन नहीं, सी कोई अभिक्रिया नहीं, डी रासायनिक परिवर्तन है। तो 52 को आप देखिए, 52 में मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कीजिएगा तो ये क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। किसी भी पदार्थ को जलाने पर, दहन करने पर रासायनिक
परिवर्तन होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न, मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? ए लाल और चमकदार, बी हरा चमकदार, सी श्वेत चमकदार, डी नीला चमकदार। तो 53 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, हम देखेंगे सी श्वेत। जब MgO यानी मैग्नीशियम को ऑक्साइड को हटा करके जलाइएगा तो श्वेत यानी उजला चमकदार प्रकाश से जलता है और उजला अवक्षेप भी बनता है। 43 का राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भौतिक परिवर्तन में आदि वस्तु की प्राप्ति फलित वस्तु से क्रिया के उलटने पर ए आदि वस्तु मिलती है, बी कोई आवश्यक नहीं, सी आदि वस्तु की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है, डी क्रिया का उलटना असंभव है। तो 54 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आदि वस्तु मिलती है। यानी भौतिक परिवर्तन यानी H2O है तो जल को हीट कीजिए, उबालिएगा तो वाष्प बनेगा और वाष्प को ठंडा कीजिएगा जल बनेगा। जिस प्रकार बर्फ को गर्म कीजिएगा तो जल बनेगा और जल को गर्म कीजिएगा उल्टा उसके तो बर्फ बनेगा। तो आदि वस्तु मिलती है। नेक्स्ट, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? ए श्वेत, बी भूरा, सी नीला, डी पीला। तो 55 में अब देखिएगा लेड नाइट्रेट बोल रहा है। लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में मिलाने पर, तो पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki में मिलाएंगे तो रिएक्शन में बनेगा PbI और प्लस KNO3। तो आयोडाइड मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का कैसा रंग होता है? तो PbI जो अवक्षेप बनता है ना, इसका रंग होता है 54-55 का ए श्वेत होता है। तो 55 का राइट ऑप्शन ए श्वेत अवक्षेप बनता है ए। नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? ए लाल, बी काला, सी उजला, डी भूरा। तो हम जानते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को जलाइएगा तो श्वेत प्रकाश से जलता है और श्वेत अवक्षेप बनता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 56 का सी उजला। नेक्स्ट, श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का होता है, ऐसा क्यों होता है? ए सिल्वर क्लोराइड का Ag और Cl में वियोजन के कारण, सिल्वर आयोडाइड का Ag के बनने पर, सिल्वर क्लोराइड का Cl के उत्पन्न होने पर, इनमें से सभी है। तो 57 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसलिए होगा कि सिल्वर क्लोराइड AgCl2 पर सूर्य का प्रकाश होगा तो Ag अलग बनेगा, Cl2 अलग बनेगा और ये अलग अलग हो जाएंगे तो इसका रंग क्या हो जाएगा? धूसर हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन 57 का हो जाएगा ए। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 गैस और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? 58। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश के द्वारा होगा तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट, अंगूर का किण्वन करना एक ए रासायनिक परिवर्तन है, बी भौतिक परिवर्तन है, सी रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों है, डी सभी उत्तर सही है। तो अंगूर का किण्वन करना यानी कि शराब वराब ड्रिंक बनाना, सराना गलाना, तो ये होता है 59 का राइट ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन। गर्म CuO कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा? ए काला लाल रंग का, बी काले रंग का, सी भूरे रंग का, डी पीले रंग का। तो आप देखिए कॉपर पर Cu और O2 से रिएक्शन करेगा तो CuO बनेगा और ये क्या हो जाएगा? ये होता है भूरा और ये हो जाएगा काला। और जब CuO पर H2 रिएक्शन कराएंगे तो Cu बनता है और H2O बनता है। तो यानी कि ये फिर भूरे रंग का हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 60 का सी। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में लौह की कील डालने पर कॉपर विस्थापित होता है और लोहे की कील पर जमा होता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं
ए संयोजन अभिक्रिया, बी द्विविस्थापन अभिक्रिया, डी अपघटन अभिक्रिया, डी विस्थापन अभिक्रिया। तो 61 में हम देखेंगे कॉपर सल्फेट CaSO4 के विलयन में लोहे के कील, यानी कि कॉपर जो होता है Fe से कम यानी कि वीक होता है, और Fe को CuSO4 के विलयन में डालिएगा तो कॉपर को हटाएगा और FeSO4 बना लेगा। तो ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा? विस्थापन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 61 का डी। नेक्स्ट, लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ देने पर उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए जंग लगना, बी संक्षारण, डी ऑक्सीकरण। ए जंग लगना, जब लोहे के वस्तु पर भूरे पपड़ी जमता है तो जंग लगना कहते हैं। और नेक्स्ट, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तो संक्षारित हो जाती है। तत्वों के ऊपर हरा परत और चांदी के ऊपर काला परत चढ़ना किस प्रकार का उदाहरण निकले? ए ऑक्सीकरण, बी अवक्षेपण, सी संक्षारण, डी अपघटन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संक्षारण, यानी कि कोई भी धातु के पास आर्द्र वायु और ऑक्सीजन ले जाइएगा तो क्षय होने लगेगा। तो इसलिए 63 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी संक्षारण। नेक्स्ट, जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थों से क्रिया कर भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे कहते हैं? ए रासायनिक परिवर्तन, बी रासायनिक अभिक्रिया, सी भौतिक परिवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोई पदार्थ विघटित यानी टूटता है और भिन्न गुण वाला नया पदार्थ बनता है तो उसे कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। तो 64 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के घोल में सल्फर डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर घोल का रंग नारंगी से बदल कर कैसा हो जाएगा? तो अब यहाँ पे इसको ऑप्शन वाइज देखते हैं। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट इसमें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्रवाहित करेंगे तो घोल का रंग नारंगी है, नारंगी से बदल करके वो हरा हो जाता है, नारंगी से बदल कर हरा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 65 का सी। वह न्यूनतम तापक्रम जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? दहन ताप, बी ज्वलन ताप, सी ए बी दोनों। 66 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। जिस तापक्रम पर वो जलता है निश्चित तापक्रम पर वो ज्वलन ताप कहलाता है। प्रत्येक वस्तु का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। ज्वाला एक क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थ जलते हैं और उत्पन्न करते हैं। ए गैस, बी ताप, सी प्रकाश, डी बी और सी दोनों। तो 67 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी बी और सी दोनों। ताप भी निकलता है, ज्वाला जलता है तो प्रकाश भी निकलता है, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। CNG के कौन कौन अवयव है? ए मीथेन, बी इथेन, सी प्रोपेन, डी सभी। तो 68 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। LPG के मुख्य घटक कौन है? ए प्रोपेन, बी ब्यूटेन, सी BUAB और दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 69 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ये दोनों आवश्यक है, ए और बी, ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों। LPG गैस रिसाव का पता किससे लगाया जाता है? ए अमोनिया, बी एथिल मरकेप्टेन, सी मीथेन, डी इनमें से कोई नहीं। 70 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी एथिल मरकेप्टेन। जो गैस से ही दूर से ही गैस खुलेगा ना तो उसमें से गैस निकलेगा तो मालूम चल जाएगा। नेक्स्ट, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस, बी CaOCaCO3 प्लस Ca। तो इसका राइट ऑप्शन होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, निम्न में कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है? ए NaBr, बी KClO3, सी KBr, डी AgBr। तो 72 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। AgBr को सूर्य के प्रकाश में डालिएगा तो Ag और Br में टूट जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? ए उपचयन, बी
अपचयन, सी संक्षारण, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन का ह्रास, किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी या ह्रास होगा तो वो अपचयन कहलाता है और ऑक्सीजन का योग उपचयन कहलाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अपचयन। नेक्स्ट प्रश्न, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन होता है तथा श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन। ए अपचयन, बी उपचयन, सी अपचयन उपचयन, डी सभी उत्तर सत्य है। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, एक पदार्थ है और इस अभिक्रिया में वायु से दहन करते हैं। वायु में ऑक्सीजन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है किससे रिएक्शन करके, O2 से, यानी Mg+O2 MgO बना है तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग उपचयन कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, उपचयन। नेक्स्ट, विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है। ए तेल या वसा का ऑक्सीकरण, बी खाद्य पदार्थों का विघटन, सी तेल वसा का क्षरण, डी खाद्य पदार्थों का संयोजन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तेल या वसा का वाष्पीकरण, यानी कि जब हम तेल या वसा से बने खाद्य पदार्थों को खुला छोड़ देते हैं तो ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन के कारण वो खराब हो जाता है, उसमें से अरुचिकर गंध और स्वाद उत्पन्न होते हैं, इसी को कहते हैं विकृत गंधिता। नेक्स्ट, CuO+H2, इस पे हिट देते हैं तो Cu+H2O बनता है। तो इस अभिक्रिया में किसका अपचयन होता है, ए H2 का, बी Cu का, सी CuO का, डी H2O का। तो यहाँ पे देखिएगा कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया है तो Cu बन गया है। तो किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है अपचयन। तो यहाँ किसका अपचयन हो रहा है, तो CuO का हो रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, Cu+O2 टेम्परेचर दीजिएगा तो 2CuO बनता है, यहाँ भी 2 है, बैलेंस है। इस अभिक्रिया में Cu का हो रहा है तो देखिएगा यहाँ पे Cu+O2 ये बना CuO, तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इस पदार्थ में इसका उपचयन हो रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन 77 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न, वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है कहलाते हैं। ए उत्प्रेरक, बी ऑक्सीकारक, सी अवकारक, डी इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि जिनकी उपस्थिति मात्र से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है चाहे घट जाती है उसे उत्प्रेरक कहते हैं। ये अभिक्रिया को फास्ट कराएगा या स्लो कराएगा। CO+O2 अभिक्रिया करके CO2 बनता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे CO से O2 रिएक्शन करके 2CO2 बनता है। तो पूछ रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है, अवकरण, ऑक्सीकरण, विघटन, संयोजन। तो हम जानते हैं किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण। तो इसका राइट ऑप्शन 79 का बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया Cu+H2, Cu+H2O में H2 का क्या होता है। तो अब यहाँ पे ए अवकरण, बी ऑक्सीकरण, सी संयोजन, डी विघटन। तो यहाँ पे देखिए Cu+H2O बन रहा है तो H2 का क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे ऑक्सीजन का हट रहा है और H2 में ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो ऑक्सीजन का योग H में हो रहा है, यहाँ H अकेले था H2 हो गया तो इसका बी ऑक्सीकरण हो रहा है। तो 80 का राइट ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट, किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया जलने की क्रिया को क्या कहते हैं। ए दहन, बी जलन, सी अवकरण, डी अपघटन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये दहन। किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो दहन होता है। तो 81 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 82 देखते हैं, भोजन का पचना तथा पकना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ए अपचयन अभिक्रिया, सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, डी अपघटन अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखिएगा
भोजन का पचेगा या पकेगा, तो भोजन का पकेगा तो ऑक्सीजन का योग होगा, हवा यानी ऑक्सीजन का योग होगा, भोजन पचेगा तब भी ऑक्सीजन ग्लूकोज में O2 बनेगा तो हमको ऊर्जा मिलता है। तो ऑक्सीजन का योग होगा तो ऑक्सीजन का योग होगा यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। तो 82 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट, उपचयन अपचयन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? ए रेडॉक्स अभिक्रिया, बी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, डी अवक्षेपर अभिक्रिया। तो 83 का राइट ऑप्शन हो जाएगा रेडॉक्स, यानी अपचयन उपचयन अभिक्रियाओं के सम्मिलित रूप को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए अपचयन अभिक्रिया, बी अवक्षेपर अभिक्रिया, सी संयोजन अभिक्रिया, डी उपचयन अभिक्रिया। तो इसको देखते हैं, संक्षारण किस प्रकार, किसी पदार्थ में वायु और नमी लगता है तो उसमें जंग लगता है यानी संक्षारण होता है। तो इसमें ऑक्सीजन का योग होता है, बिना हवा का जंग नहीं लग सकता है, संक्षारण नहीं हो सकता है, तो ऑक्सीजन का योग यानी कि उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट, निम्न में कौन सही नहीं है? ए ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होती है, बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है, दहन और श्वसन ऑक्सीकरण के उदाहरण है, चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑक्सीजन और अवकरण साथ साथ होता है, ये बात सही है। दहन और श्वसन ऑक्सीकरण के उदाहरण, ये भी बात सही है। और चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस, ये भी बात सही है। लेकिन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण नहीं होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है यानी ऊष्माक्षेपी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 85 का बी। अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो ये पदार्थ विकृत गंधी हो जाते हैं। यह परिवर्तन किस अभिक्रिया के कारण होता है? ए उपचयन अभिक्रिया, बी अपचयन अभिक्रिया, सी अवक्षेपर अभिक्रिया, डी विस्थापन अभिक्रिया। तो हम सब जानते हैं कि तैलीय या खाद्य सामग्री जब हवा से संपर्क करेगा ऑक्सीजन से तो उपचयन होता है। तो इसका 86 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट, निम्न में कौन अवकारक है? अवकारक यानी कि उपचायक। 87, तो यहाँ पे देखिएगा H2CO O2 H2S। तो ऑप्शन वाइज देखेंगे, H2 क्या होता है? ऑक्सीजन को लेता है, तो जो पदार्थ ऑक्सीजन को लेता है वो अवकारक कहलाता है। ये ऑक्सीजन को देगा, O2 भी ऑक्सीजन को देगा, H2S विद्युत निरात्मक तत्वों को प्रदान करेगा, तो जो प्रदान करता है वो उपचायक होता है। और H2 ऑक्सीजन को लेगा तो H2O बनेगा, तो ये अवकारक कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो ए अपचयन, बी उपचयन, सी संक्षारण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपचयन। नेक्स्ट, बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी अमोनिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें चिप्स की थैली में से वायु निकाल के नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। 89 का राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, नाइट्रोजन कम सक्रिय है अतः इसका उपयोग वसायुक्त पदार्थों में होता है। ए संचरण को में किया जाता है, बी संचरण में नहीं किया जाता है, सी स्वादिष्ट बनाने में किया जाता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो नाइट्रोजन कम सक्रिय है तो इसका उपयोग संरक्षण में किया जाता है यानी कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने में किया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वैसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अवकृत करने की क्षमता रखते हैं। अवकृत, ऑक्सीकारक, अपघटक, अवकारक, डी इनमें से कोई नहीं। तो 91 का ऑप्शन होगा सी अवकारक। जो अवकृत करते हैं उसे अवकारक कहते हैं, जो उपचयित करते हैं उसे उपचायक कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? H2, CO, H2S, D, Cr। तो 92 का राइट ऑप्शन हो जाएगा H2S, यानी कि H2S एक ऑक्सीकारक होता है, नोट में भी याद कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी SO2, डी क्लोरीन। तो हाइड्रोजन जो होता है ना अवकारक होता है, तो इसका 93 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा।
अब नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ए दहन, बी श्वसन, सी भोजन का पचना, डी अवक्षेपण। दहन में ऑक्सीजन का योग होता है, श्वसन में भी होता है, भोजन का पचना में भी होता है, अवक्षेपण में नहीं होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 94 का डी। नेक्स्ट, समीकरण 2H2 प्लस O2, 2H2O बनता है एक है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, डी उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसमें देखिए दो गो अलग अलग पदार्थ हैं मिल करके एक हो गए हैं, तो दो पदार्थों का संयोग होना, एक बनना संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो 95 का राइट ऑप्शन ए। हमारा एक चैप्टर जो है टॉपिक वाइज क्लियर हो गया है। इसमें टोटल 95 क्वेश्चन हम कराए हैं और अच्छा से इसको देखिए। और हम टॉपिक वाइज मैथ और साइंस का वीडियो भी पढ़ाते हैं। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर लिखें कि हम क्या सुधार करें अपने वीडियो में। और अगले वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 2 अम्ल और क्षारक अभिक्रिया और उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो टॉपिक वाइज होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।